हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चली है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी और आप सभी अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम लेकर के आए हैं आज फर्स्ट क्लास हमारे मंजिल बैच की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जेई 2026 के सभी चैप्टर्स फुल एनर्जी के साथ। क्योंकि हमने टारगेट किया है अपना बोर्ड एग्ज़ाम। जो भी बच्चे, ये बैच उन्हीं बच्चों के लिए है जो 11th क्लास पास आउट करके अभी 12th क्लास में गए हैं और अपनी जेई की तैयारी साथ ही साथ अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी, दोनों तैयारी बेस्ट बनाना चाहते हैं। उन सभी के लिए ये बैच मैं लेकर के आया हूँ जेई 2026 मंजिल बैच, जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फुल ऑफ एनर्जी के साथ पहला चैप्टर सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था, कंप्लीट प्लानर में बताया था कि फर्स्ट चैप्टर हम जो स्टार्ट करेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री से सॉल्यूशन, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल काइनेटिक्स। और ये 10-10 लेक्चर, 10-12 लेक्चर के टॉपिक्स पूरे चैप्टर्स हैं। ये लेक्चर्स ख़त्म करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक ख़त्म होने के बाद फिर इनऑर्गेनिक, और उसके बाद जो भी ऐसा टॉपिक्स होंगे जो जेई मेंस से हट कर हैं, जो जेई एडवांस में आते हैं, वो चैप्टर्स। क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस का सारा सिलेबस सेम नहीं है, ये क्लियर रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स जेई एडवांस में मिलते ही मिलते हैं, तो वो चैप्टर्स हम लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये जो बैच होने वाला है ना, ये बोर्ड एग्जामिनेशन, जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है। और साथ ही साथ मैं बताते रहूँगा कहाँ जेई की चीज़ें कौन कौन सी चल रही हैं, कहाँ एडवांस में जा रहा हूँ। लेकिन याद रखो कि आपको एडवांस जितना आप चीज़ें पढ़े रहोगे, मैं ज़ीरो टू हीरो वाला बैच ये है, ठीक है। ज़ीरो से आपको हीरो बनाना है, ये मुझे क्लियर है। तो ज़ीरो से एडवांस तक की चीज़ें मैं एकदम क्लियर करूँगा यहाँ पे। बस ये याद रखिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन अब अच्छे लेवल के आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आपकी तैयारी बेस्ट नहीं है ना, तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत बढ़िया क्लियर नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है? इसलिए बेस्ट है कि केवल बोर्ड एग्ज़ाम नहीं, उससे अपर पढ़िए, क्योंकि अब क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लेवल के, कंपटीशन बढ़ गया है भाई, समझो। ठीक है, अपर लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए आज की ये क्लास, हमारी फर्स्ट क्लास मंजिल बैच की स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मैं पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे फर्स्ट हम सॉल्यूशन से पढ़ेंगे, सॉल्यूशन क्या क्या चीज़ें हैं सॉल्यूशन में। देन क्या क्या मिसिबल लिक्विड, सेम मिसिबल लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स जितने हैं, ये सारे कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करने के बाद हम इस लेक्चर को अलविदा बोलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर फिर ऐसे ही, मतलब ये पूरा चैप्टर 10 से 11 लेक्चर्स का है। एक एक घंटे के अगर मैं लेक्चर लेता हूँ तो मैं कंप्लीट कर लूँगा 10 से 12 दिन में इस चैप्टर को। फिर हम कुछ मॉड्यूल्स के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, ये मेरा पूरा प्रोसेस रहेगा। मंडे से फ्राइडे तक आपकी ये क्लासेस रहेंगी। ठीक है, एकदम क्लियर रखिएगा। 8 बजे, 8 से 8:30 बजे, 8:30 की टाइमिंग है। 8:30 बजे ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में या फिर लाइव फॉर्म में, दोनों फॉर्म अवेलेबल है। जब भी मुझे लगता है कि अभी मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन जब भी डाउट सेशन या कोई ऐसी चीज़ होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको लाइव आके सारी चीज़ें या लाइव क्लास लेके आपको सारी आपकी कन्फ्यूजन्स दूर करने की कोशिश करूँगा और दूर करूँगा। ठीक है, बाकी अभी के लिए क्या है कि अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला ये टॉपिक, जेई 2026 फुल ऑफ एनर्जी। टारगेट याद रहे, क्योंकि जेई 2026 का फर्स्ट जो जनवरी में जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसमें आपको फोड़ना है, मैं बता दे रहा हूँ।
और ये मंजिल बैच आपको मंजिल तक पहुंचा के रहेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि हम ना हाथ मंजिल ऐसे कहने के लिए बैच नहीं रखा है, मंजिल तक पहुंचाने के लिए बैच ये रखा है, इसका नाम मंजिल बैच। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज सोल्यूशन। क्या होता है भाई सोल्यूशन? सिंपल सा, देखो बेसिक्स अभी स्टार्ट करेंगे हम, बेसिक्स अभी क्लियर करना है आपको। ठीक है, 11th बर्बाद हुई है, क्या हुआ है डजेंट मैटर, अभी यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अच्छे लेवल से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्लियर, अच्छे तरीके से अगर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत सारी क्लियरिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर। किसका होमोजीनियस मिक्सचर? दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का, दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? सिंपल सा, होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऐसे जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, कंप्लीटली मिक्स्ड हो। यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में हमें बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस ये होते हैं जहाँ पे दो कंपोनेंट्स हो। कैसे हो? दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, उन टाइप के सोल्यूशन में पढ़ना है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट आता है हमारा। सोल्यूट क्या होगा? प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। सॉल्वेंट क्या होगा? जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक चीज़ विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग, केमिकली नॉन रिएक्टिंग नेचर के होने चाहिए, जो जिनको भी हम होमोजीनियस मिक्सचर में ला रहे हैं। क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी तो दूसरी बात हो गई ना। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम केवल सोल्यूशन बना रहे हैं, मिक्सचर कर रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? तो ये होता है सोल्यूशन। अब इन बाइनरी सॉल्यूशंस में भी हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है, वो बाइनरी सॉल्यूशंस में भी हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में केवल और केवल लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। क्या, कौन से लिक्विड सॉल्यूशन से पढ़ना है तो वो देख लेते हैं। सर मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? तो मिसिबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिन दो लिक्विड्स को अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो मिक्स हो जाए। अगर मिक्स हो जा रहे हैं तो उनको मिसिबल लिक्विड कहा जाता है। इमिसिबल लिक्विड किनको कहेंगे? ऐसे लिक्विड जो मिक्स ना हो एक दूसरे के साथ, मिक्सचर उनका बने, मतलब जैसे ऑयल एंड वाटर है, उनको मिक्स कर देता है तो मिक्स नहीं होते ना, तो मिक्स नहीं हो रहे हैं तो वो इमिसिबल कहलाएंगे। ठीक है, ये टर्म है, इससे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, मिसिबल क्या होंगे? जो मिक्स हो जाए, दोनों लिक्विड फॉर्म होने चाहिए, तब ये मिसिबल इमिसिबल आएगा, कि दोनों लिक्विड हैं तब। ठीक है, जैसे वाटर अल्कोहल इन दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्स हो जाते हैं ना, इसलिए तो यहाँ लिक्विड सोल्यूशन ही पढ़ना है, इसीलिए मिसिबल, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो लिक्विड सोल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। लिक्विड सोल्यूशन में पहला हमें पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, दूसरा पढ़ना है लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, और तीसरा गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। तो सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन क्या होगा? जैसे शुगर सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है। ठीक है, I2 को ऐड कर दिया, आयोडीन को ऐड कर दिया CCl4 में। ठीक है, CCl4 लिक्विड फॉर्म में होता है, I2 एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, लस्टरस होता है। ठीक, तो इनको मिक्स कर दिया, तो ये सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल है। लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में बेंजीन है, बेंजीन इन टाउलिन में बेंजीन को ऐड कर दिया। एल्कोहल इन वाटर का, ठीक है, एसीटोन एंड अल्कोहल, ये भी बहुत अच्छे एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के। उसके साथ साथ गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन के सबसे अच्छा है कोल्ड ड्रिंक्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिक्स किया जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है किसमें? फ्लेवर्ड लिक्विड में। तो इससे रिलेटेड हमें इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी। जैसे गैस इन लिक्विड सोल्यूशन में एक लॉ पढ़ना है जिसका नाम है हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ पढ़ना है, अच्छे लेवल के इससे भी क्वेश्चन आते हैं, हेनरीज लॉ से पूछे जाते हैं। लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में हम राउल्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, राउल्स लॉ पढ़ते हैं, राउल्स लॉ पढ़ेंगे। तो राउल्स लॉ जो है ये पूरे चैप्टर पे डिपेंडेंसी इसी की है, राउल्स लॉ का ही। राउल्स सर ने जो लॉ दिया है इसके बेसिस पे ही पूरा चैप्टर डिफाइंड है। ठीक है, पूरे चैप्टर में आपको वही चीज़ें मैं रिपीट कर करके बताना स्टार्ट करूँगा और अच्छे से आपको समझाऊँगा, एक एक क्लियरिटी दे के समझाऊँगा। ठीक है, बस आपको ये चीज़ें मैंने इसलिए लिख के रखी थी क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें कहाँ टाइम लगाना है वो हमको पता है, अच्छी जगह पे टाइम लगाना है, क्योंकि हम जेई पढ़ रहे हैं। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, समझ में आया? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई आई थिंक। तो ये सोल्यूशंस हैं, अब लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन और गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, इन्हीं तीन सोल्यूशंस, तीन बाइनरी सोल्यूशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो वो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हैं? ये टर्म्स हमें डिफाइन करते हैं कि कंसंट्रेशन कितना है। अब कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन कितना है किसी भी सोल्यूशन का, किसी भी टर्म का, या किसी चीज़ का आप कंसंट्रेशन निकालना चाहते हो तो वो अलग अलग टर्म में निकाल सकते हो। जैसे मैंने कह दिया कि सॉलिड को हमने सॉलिड में मिला दिया,
ठीक है, एलॉयज बनते हैं ना, एलॉयज, ठीक है, एलॉयज बनते हैं। तो एलॉयज को हमने बनाया। अब एलॉयज में मुझे पता करना है कि 2-3 एलिमेंट हमने ऐड किए थे सर, ए ऐड किया, बी ऐड किया और सी ऐड किया, इसमें से ए का परसेंटेज कितना है। तो ए का परसेंट अगर मुझे निकालना है तो मैं सिंपल सा करूंगा, मैं निकालूंगा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या कहता है कि जिसका भी आपको जिस भी सॉल्यूशन में जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसका मास मास ऑफ उसका मास रख लो, यानी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास रख लो, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन रख लो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये डिफाइन कर देगा क्या, ये डिफाइन कर देगा आपको मास ऑफ टोटल परसेंटेज, W/W% या मास परसेंटेज ऑफ कितना मास परसेंट उसका प्रेजेंट है, ठीक है, यानी मास में उसका कितना परसेंट उस सोल्यूशन में, पूरे सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ये डिफाइन करेगा, इससे डिफाइन करते हैं, ठीक है, समझ में। ये भी कंसंट्रेशन टर्म ही है, लेकिन किसमें, सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन में, सॉलिड में सॉलिड मिलाया गया है तो एलॉयज होते हैं ना, सॉलिड में सॉलिड मिलाया जाता है, तो दोनों का मास दिया, आपको परसेंट निकालना है तो परसेंट निकाल लो बाई मास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाई मास, मास से मास डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए मास बाई मास परसेंटेज इसको बोलते हैं या मास परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये फॉर्मूला आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है, ये फॉर्मूला वही है जैसे आप 12th में आपका नंबर आता है तो आपका उस कितना नंबर आया है अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100, यही तो करते हो परसेंटेज निकालने के लिए, वैसे ही तो करना है, जितना उसका परसेंट है, जितना उसका मास है अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ जाननी बहुत, ठीक है, ये केवल डिफाइन मुझे करना था, आपको जानना क्या है, आपको समझना क्या है, वो समझना ये जो लाइंस लिखी हैं ये समझना है सर। क्यों समझना है, क्योंकि जेई वाले क्या करते हैं, इन टर्म्स को यूज करके आपको क्वेश्चन दे देते हैं। अगर इन टर्म्स को, इन लाइंस को आप पढ़ना नहीं जानते हो तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अभी इन लाइंस को पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। तो सर आज हम सीखेंगे पढ़ना, क्या पढ़ना, इन लाइंस को पढ़ना सीखेंगे। लाइंस क्या दी है, लाइन क्या लिखी हुई है सर, 15% W/W ऑफ NaOH, वेट बाई वेट लिखा होगा या बाई मास लिखा होगा, बाई मास भी अगर लिखता है तो उसका मतलब भी मास परसेंटेज से ही है, ठीक है। तो 15% बाई मास ऑफ NaOH, यानी कि ये लाइन कह रही है कि 15 ग्राम, ठीक है, 15 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, डिजॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। ये लाइन ये कह रही है। एक और चीज़ कह रही है यही लाइन, एक और चीज़ क्या कह रही है सर, एक और चीज़ कह रही है कि अगर इसको ऐसे लिख दें कि नहीं, सॉल्यूशन के टर्म में नहीं लिखना, सॉल्वेंट के टर्म में लिखना है सर, तो हम बोल देंगे कि 15 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व है कितने, 85 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है सर। कितने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, 85 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। क्योंकि मास कंजर्व्ड रहता है तो यहाँ 85 ग्राम और 15 ग्राम दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 100 ग्राम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, देखो दोनों चीज़ें यही एक टर्म दोनों चीज़ें डिफाइन कर रहा है। कौन सा टर्म सर, यही एक टर्म डिफाइन कर रहा है, चाहे वो 15% W/W या मास बाई मास परसेंट लिखा है NaOH का, तब दोनों टर्म लिख सकते हैं। अगर सोल्यूशन के टर्म में लिखना है तो उतना ग्राम 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व है। अगर सॉल्वेंट के टर्म में लिखना है तो जितना परसेंट है उतना ग्राम कितने में डिसॉल्व है, 100 में से उतना माइनस कर दीजिए, उतने ग्राम में डिसॉल्व है, उतने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। जैसे किया है ना, 15 ग्राम ऑफ NaOH, 100 में से 15 माइनस किया, 85 आया, तो 85 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। समझ में आया, ठीक है। अब क्या हुआ, दो चीज़ें पता चल गई सर। अगर मुझे कंसंट्रेशन बताना है तो मैं सीधे 15% कहीं बाय मास लिखा हुआ है तो मैं सीधे बता दूंगा सर कि इतना ग्राम इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, या फिर इतना ग्राम इतने मास ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। दो चीज़ें सर आपने जो सिखाया उसको हम समझ गए। अब हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हो कि नहीं, समझ में आया। चलिए, तो यही टर्म्स इंपॉर्टेंट है, टर्म्स ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला तो आप कर ही लोगे, ये परसेंट तो आपको निकालने आता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। अब क्या हुआ सर, 1 लीटर पानी लिया था, इस बार सॉलिड में सॉलिड नहीं मिला रहे हैं, 1 लीटर पानी लिया था उसमें सॉलिड मिला रहे हैं, सॉल्यूट मिला रहे हैं, ठीक है। इस बार मुझे पता करना है कि उस
उस जो सॉल्यूट हमने मिलाया उसका कितना मास परसेंट प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में। तो हमने कहा सिंपल सी बात, फिर से वही निकालना है, परसेंट ही निकालना है, तो फिर से वही काम करो। आप क्या करो, सिंपल सा क्या करोगे सर, क्या करोगे यही कि सर मास बाई वॉल्यूम है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट जिसका निकालना है परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 कर दोगे। तो मल्टीप्लाई 100 किया तो ये क्या आ गया, ये आ गया मास बाई वॉल्यूम परसेंट। अब यहाँ पे भी वही ये लाइन लिखी हुई है। अब इस लाइन को हमें फिर से समझना है सर, तो फिर से हम क्या समझेंगे, फिर से हमें समझना है तो हम सीधे लिख सकते हैं इसको प्रीवियस वाले की तरह कि इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है 15 ग्राम ऑफ एल्कोहल किस में डिजॉल्व है, 100, इस बार वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को किस में लिखते हैं, एमएल में, 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ सोल्यूशन में डिजॉल्व है। किस में डिजॉल्व है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में डिजॉल्व है। समझ में आया बात, ठीक है। अच्छा, इसी को सॉल्वेंट के टर्म में लिखना है, तो सॉल्वेंट के टर्म में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के टर्म में हो जाएगा 15 ग्राम ऑफ, ठीक है, एल्कोहल कितने ग्राम में, कितने ml में, 85 ml में, नहीं यही धोखा खा गया, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में डिजॉल्व है। भाई सोल्यूशन तो सेम रहेगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होता है और सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो दोनों क्या होते हैं, वॉल्यूम सेम होते हैं। तो यहाँ सॉल्वेंट 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, ठीक है। तो 100, देखो मान लीजिए हमने 100 ml वाटर लिया, अब उसमें शुगर डिजॉल्व किया, तो क्या वॉल्यूम बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता ना। यानी जितना सॉल्वेंट का वॉल्यूम था उतना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। इसलिए यहाँ टर्म अगर डिफाइन कर रहे हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो वो सॉल्यूशन के टर्म में जितना लिखा होगा उतना ही सॉल्वेंट के टर्म में भी आएगा। याद रखिएगा, देखो एक एक चीज़ें मैं इसीलिए डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए टर्म पता होने चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चंस में, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, आपको इन टर्म्स से रिलेट करके क्वेश्चन दे देगा। और क्वेश्चन में जब ये टर्म्स दिए रहते हैं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट नहीं कर पाते, और जब कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। तो इंपॉर्टेंट है कि ये टर्म्स पढ़ना सीखिए, ठीक है। क्लियर हुई बात, क्लियर हुआ, एनर्जी फुल ऑन एनर्जी है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो बताओ, ठीक है। समझ में आया तो 15 सर आज से एक चीज़ समझ में आ गई, अगर 15% बाई मास दिया है तो सीधे लिखेंगे 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अगर 15% 20% बाई मास लिखा है तो सीधे बोलेंगे सर 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट के टर्म में अगर बोला है तो 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, ठीक है। अगर वही वॉल्यूम के टर्म में बोला है तो 20% W बाई वॉल्यूम यानी मास बाई वॉल्यूम के टर्म में लिखा है तो सीधे बोलेंगे 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन एंड 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। दोनों के टर्म में वॉल्यूम सेम होता है सर, और आपने ये बताया है और यही चीज़ हम करके आएंगे। समझ में आया, एनर्जी आ रही है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा भाई, अब क्या किया हमने, दो लिक्विड तो या लिक्विड और गैसेस को मिला दिया। अब हमें पता करना है वॉल्यूम परसेंट, क्योंकि गैस और लिक्विड का तो वॉल्यूम निकालते हैं, मास तो होता नहीं है, मास तो आप बताओगे नहीं, वॉल्यूम में ही उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस बार वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, सर समझ गए सर, इस बार कुछ नहीं करना है सर, हम तो समझ गए हैं कि वॉल्यूम और जिसका परसेंट निकालना है उसका वॉल्यूम, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, आप हाँ टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100 कर देंगे सर, यही आपने बताया था, इसी अकॉर्डिंग हम निकाल ले रहे हैं वॉल्यूम परसेंट। ये तो हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा सर। आप आगे की चीज़ बताओ, आगे क्या करना है, ठीक है, ये तो आपने डिफाइन कर दिया, इससे हम कर लेंगे, ठीक है, सही है, अच्छा है, कर लोगे, ठीक है। अब देखो इसमें अगर वही चीज़ आ जाए, फिर से वही बात कि इसमें वही चीज़ें आ जाए, तो यहाँ पे देखिए 15 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट,
तो 15 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या होगा, 15 ml 15 ml ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में डिजॉल्व है। ये तो बात सही है सर, ये तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, ये तो बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी को सॉल्वेंट के टर्म में लिखा जाए तो हमने कहा सॉल्वेंट के टर्म में भी लिख दो। देखिए 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्वेंट का टर्म में क्या होगा, 15 ml ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 85 ml ऑफ सॉल्वेंट। सर बदल कैसे गया, बदल ऐसे गया क्योंकि देखो दो लिक्विड हैं और दोनों को मिलाया है, सॉल्वेंट अलग अलग होंगे। सॉल्वेंट भाई सॉल्वेंट अलग होगा, सॉल्वेंट का ml अलग होगा और सॉल्यूट का ml अलग होगा, वॉल्यूम अलग अलग होगी। दोनों को मिलाया तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ना, होगा। और वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम क्या आएगा, दोनों का एडिशन ही तो आएगा। यानी सॉल्वेंट का वॉल्यूम अलग है, सॉल्यूट का वॉल्यूम अलग है, और दोनों का जब वॉल्यूम अलग आ रहा है तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। इसीलिए देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट का वॉल्यूम अलग आया है। समझ में आया, समझ में आई चीज़, ये समझ में आ गई ना बात, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपसे यहाँ, यही मैं रिलेट कर रहा था, यही मैं रिलेट करना चाह रहा था कि आपको ये टर्म्स समझ में आ जाने चाहिए, ये टर्म्स जो हैं ये समझ में आ जाने चाहिए। आ गया, ठीक है, आ गया ना, ठीक है। अब यहीं पे आता है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। ये देखिए ये इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है सिंपल सा कि कितने ग्राम पर लीटर, ठीक है, कितने ग्राम पर लीटर कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट है, जितने ग्राम पर लीटर में प्रेजेंट होगा। अब मान लीजिए हमने क्या निकाला कि कोई हमारे पास अल्कोहल है, वो 100 ग्राम में, ठीक है, 100 ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर में। तो ये डिफाइन करता है, ठीक है, ये डिफाइन करता है पर ग्राम पर, ठीक है, लीटर। ये डिफाइन करता है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन को डिफाइन करता है, या फिर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, या फिर ऐसे डिफाइन कर सकते हो मास ऑफ सोल्यूट पर लीटर में कितना मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की स्ट्रेंथ कही जाती है। समझ में आ गया। यानी यहाँ पे जो स्ट्रेंथ आएगी वो ग्राम पर लीटर में आएगी। किस में आएगी सर, ग्राम पर लीटर में आएगी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी, टर्म समझ गए ना, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वांटिटी पे आते हैं, दैट इज मोलारिटी, ठीक है। यहाँ देखो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, और ये टर्म से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इन टर्म्स को तो याद ही रखिए, ठीक है। अब मोलारिटी क्या है सर, तो मोलारिटी से हम डिफाइन करते हैं, आगे आइए। मोलारिटी क्या होती है, तो मोलारिटी क्या होती है भाई, सिंपल सा कि कितने 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व किए गए हैं सोल्यूट के, यही बताता है मोलारिटी। या फिर इसी को एक और नाम देते हैं, नाम है इसका, नाम क्या है भाई, नाम है इसका कंसंट्रेशन। क्या नाम है, कंसंट्रेशन भी नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन इससे डिफाइन कर सकते हैं सिंपली, कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने क्या कहा, नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं, किसके नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसॉल्व हैं, इसी को कहते हैं मोलारिटी का फॉर्मूला यहाँ से बनता है, मोलारिटी कैपिटल M इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, क्या आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वो भी किस में, लीटर्स में सर, लीटर्स में आएगा, ठीक है, किस में आएगा, लीटर्स में आ जाएगा। समझ में आई बात। तो ये है मोलारिटी। अब इसी को और डिफाइन करना है,
इसी को क्या करना है और डिफाइन करना है, मोलैरिटी को ही। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर मोलैरिटी, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और मोलैरिटी, अगर यहाँ पे देखो यहाँ नीचे फॉर्मूला लिखा है, मोलैरिटी और सोल्यूशन का अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक और चीज़ मिल जाएगी, और वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि इस सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हैं ये पता करना है। तो वो पता करने का दूसरा तरीका क्या है, मोलैरिटी पता हो और वॉल्यूम पता हो, मोलैरिटी का वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के तीन फॉर्मूले पढ़े थे, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं अपॉन एन ए पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है, या मोलर वॉल्यूम। यही तीन फॉर्मूले पढ़े थे सर। आज आपने एक नया फॉर्मूला बता दिया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। और आज से अगर मुझे मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स यहीं से निकाल लूँगा, ठीक है। और यही नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम यहाँ पे और क्या कर दें, ब्रेक कर दें, तो हमारा फॉर्मूला एक और मिल जाता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, मोलैरिटी, ठीक है, कैपिटल M इज इक्वल टू फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर लीटर में है तो लीटर में ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर ml में आ गया तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा नया फॉर्मूला जो बनेगा वो नया फॉर्मूला ये बन जाएगा, क्या बनेगा भाई, ये फॉर्मूला हमारा नया बन जाएगा, दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। समझ में आया, समझ में आई बात कि नहीं, हाँ समझ में आ गई। किसी को प्रॉब्लम, मोलैरिटी में प्रॉब्लम है, किसी भी टर्म में प्रॉब्लम है, जल्दी से बता दीजिए, मैं यहीं क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताइए, नहीं है ना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई मोलैरिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चला। अच्छा एक और चीज़ क्या, मोलैरिटी का क्या होगा, मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट क्या हो जाएगी भाई, मोल पर लीटर हो जाएगी मोलैरिटी, ठीक है। अब यहीं पे आता है कंडीशन क्या आता है, कंडीशन है पहला कि अगर मेरे पास कोई एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन हमने दे दिया, इस सोल्यूशन का हमने कह दिया आपको कि इसकी मोलैरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, और इस सोल्यूशन में हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है सर, डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना, वाटर ऐड करना। अब वाटर ऐड कर रहे हैं तो हमारी फाइनल मोलैरिटी जो आ रही है वो m2 आ रही है, और फाइनल वॉल्यूम जो आ रहा है वो v2 आ रहा है। आप बताओ, आप सिंपल सा ये बताओ कि नई जो मोलैरिटी आएगी क्या उसमें चेंज आएगा, तो हाँ सर चेंज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो मोलैरिटी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, है कि नहीं, है ना, ठीक है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो वॉल्यूम के जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियस सी बात है सिंपल सा कि वॉल्यूम अगर बढ़ा रहे हैं मोलैरिटी घटेगी, हैं, क्लियर हो रहा है। मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलैरिटी डिक्रीज करेगी, और जब डिक्रीज करेगी तो यहाँ चेंज आएगा। क्लियर, समझ में आई बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो देख लो यहाँ से सिंपल सा फॉर्मूला देख लो, अगर यहाँ पे मान लीजिए m1 इसकी मोलैरिटी थी, v1 इसका वॉल्यूम था, तो मान लीजिए मैं लेट कर लेता हूँ कि इसके नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो n1 थे, ठीक है, n1 थे इस सोल्यूशन के, और इसके नंबर ऑफ मोल्स मैं मान लेता हूँ n2 है, ठीक है। आपने मिलाया क्या सर, आपने मिलाया है पानी, वाटर ऐड किया है, क्या नंबर ऑफ सोल्यूट ऐड किए हैं, नहीं ना, नंबर ऑफ सोल्यूट ऐड नहीं किए हो तो सिंपल सा समझो कि जितने नंबर ऑफ मोल्स पहले आपके साथ पास सोल्यूशन में थे यानी n1, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अब भी तो रहेंगे कि नहीं, रहेंगे सर, रहेंगे ना, हाँ रहेंगे सर।
एग्री कर रहे हो कि नहीं बात से? और अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो अभी बताया है फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो भाई N1 की मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, और N2 की मोलैरिटी M2 है, और वॉल्यूम V2 है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया कि आज के बाद सर, आज के बाद अगर मुझे दो चीज़ों को मिक्स करना है, सॉरी, अगर आज के बाद मुझे क्या करना है, एक मोलैरिटी दी है और उसमें हम कुछ लीटर्स ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूट नहीं बदल रहे हैं, और नंबर ऑफ सोल्यूट नहीं बदल रहे हैं तो यहाँ से मोलैरिटी फाइंड आउट की जा सकती है। M2 इज इक्वल टू M1V1 अपॉन M1V1 अपॉन V2 फाइंड आउट हो जाएगा। और V2 क्या होगा सर, आपको यहाँ वॉल्यूम पता था, आपने 1 लीटर मान लो वाटर ऐड किया, तो उतने वॉल्यूम में 1 लीटर वॉल्यूम और ऐड कर लो, मतलब 2 लीटर था, 1 लीटर पानी ऐड कर दिया तो 3 लीटर हो गए ना सोल्यूशन। तो 3 लीटर यानी वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा, 3 लीटर्स पता चल जाएगा कि नहीं? हाँ, तो वॉल्यूम पता है, M1 पता है, V1 पता है, M2 निकालना है, आराम से निकाल सकते हो ना सर? क्लियर? चलिए, अच्छी बात है, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इस पे। नेक्स्ट है कि इस बार ये देखो, पहला जो कंडीशन था वो डाइल्यूशन का था कि डाइल्यूशन कर रहे हो। अब कह रहा हूं मैं नहीं, इस बार हम मिक्सिंग कर रहे हैं। 2 सोल्यूशन दिए गए हैं और दोनों की मोलैरिटी हमने दे दी है। मोलैरिटी इसकी M1 है, इसकी V1 है, इसकी M2 है, इसकी V2, दोनों को मिक्स कर रहे हैं इस बार। और मिक्स करके जो नई मोलैरिटी है वो फाइंड आउट करनी है। हमने कहा ठीक है, मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने कहा इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स N2 हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स N3 हो जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि जब मिक्स कर रहे हो तो N1 प्लस N2 ये इक्वल होगा किसके? N3 के। होंगे कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, नंबर है ना, नंबर तो ऐड ऑन ही होगा कि नहीं? होगा ना। तो नंबर ऐड ऑन हो रहा है तो इसके हिसाब से फॉर्मूला फिर से बन गया सर, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। ठीक है, और यहां से फॉर्मूला मिल जाएगा कि M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन कितना आ जाएगा? V3। और V3 क्या है? V3 को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम है ना, थर्ड वाले का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा सर V1 प्लस V2, यही तो होगा। हाँ, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया कि नहीं? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आया सर? मोलैरिटी का फॉर्मूला आया, देख लो ध्यान से, मोलैरिटी का फॉर्मूला आया ये M2 इज इक्वल टू पहले वाले की मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, दूसरे वाले की मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, अपॉन दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दीजिए, फाइनल मोलैरिटी आपको क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी ऑन मिक्सिंग। तो 2 कंडीशंस हमने पढ़ी। अगर डाइल्यूशन कर रहे हैं तब भी मोलैरिटी में चेंज आता है, अगर मिक्सिंग कर रहे हैं तो भी मोलैरिटी में चेंज आता है, लेकिन दोनों मोलैरिटी हम क्या कर सकते हैं? विथ फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है मोलैलिटी। नाम क्या है? मोलैरिटी का छोटा वाला भाई। ठीक है, नाम है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है कि इस बार सोल्यूशन में नहीं, इस बार वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में कितने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये नहीं दिया है, इस बार कह रहा है हमने मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है, सॉल्वेंट का मास। अब उस सॉल्वेंट के मास में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट आपने डिसॉल्व किए हैं ये डिफाइन करता है कौन? मोलैलिटी डिफाइन करता है। यानी सिंपल सा मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ सर? लिख सकता हूं मैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन कितना? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में वहां 1 लीटर था, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हुए हैं? यहां कह रहा है 1
1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप डिजोल्व की हो, ये डिफाइन करता है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी इज इक्वल टू वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको और कन्वर्ट करना चाहें तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू आ जाएगा सर, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को वही लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो कि जो मास दिया था, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो दिया है किसमें, मास ऑफ सॉल्वेंट वो दिया है हमें ग्राम में दिया है, तो यहाँ पे अगर ग्राम में दिया है तो मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड कर लेंगे ठीक है, अगर ग्राम में नहीं दिया है तो डिवाइड नहीं करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला बन गया फाइनल। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना, चलिए बड़ी अच्छी बात है, बड़े जल्दी आप लोग समझ जाते हो। हाँ, तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सर, यूनिट ऑफ मोलैलिटी हो जाएगी मोल पर केजी, मोल पर केजी हो जाएगी सर। चलिए अच्छी बात है, मोल पर केजी हो गया। अच्छा, अगर मुझे मोलैलिटी दी हो और मोलैलिटी निकालनी हो तब क्या करेंगे सर, ठीक है, तो दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से जाओ, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ मुझे ये लगता है कि आप फॉर्मूले से डायरेक्ट ना जाके आप खुद कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। अगर मोलैलिटी से, ठीक है, मोलैलिटी दी है और आपको मोलैरिटी तक जाना है, कहाँ तक जाना है, ठीक है, मैं पूरा स्टेप बताऊंगा। आपको जाना है मोलैरिटी तक, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब है कि कैसे कैसे जाओगे। देखो मोलैलिटी दी होगी मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट दिया होगा, ठीक है, एक कितने किलोग्राम में कितना वो डिजॉल्व है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर दिया है तो यहाँ मोलैलिटी से पहले निकाल लो मास ऑफ सोल्यूट यानी WB, ठीक है, सोल्यूट के मास के सॉल्वेंट के मास में मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, ठीक है, सॉल्वेंट का मास दिया होगा, सोल्यूट का मास दिया होगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है, दोनों ऐड किया तो सोल्यूशन का मास आ जाएगा। सोल्यूशन का जब मास आ जाएगा तो सोल्यूशन के मास में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी सोल्यूशन के मास से डेंसिटी से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्या किससे डिवाइड कर दो, डेंसिटी से डिवाइड करोगे मास को तो यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम, और जब वॉल्यूम निकल गया तो मोल्स तो दिए थे ना, मोल्स तो यहाँ पे दिए रहेंगे, मोल्स निकल गए तो मोल्स ऑफ यहाँ पे मोल्स यहाँ से निकल जाएंगे और मोलैरिटी, ठीक है, मोल्स यहाँ से निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, ठीक है, वॉल्यूम, यही तो होता है फॉर्मूला मोलैलिटी का, ठीक है, मोलैरिटी का। तो या तो ये मेथड अपना लो या उल्टा जाना है तो यही सब फिर से काम कि सोल्यूशन वॉल्यूम दिया होगा तो वॉल्यूम से आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो और मास ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस करो सॉल्यूट का मास माइनस होगा तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्वेंट का मास कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कन्वर्जन यही होता है, इसी तरह कन्वर्जन करते हैं और क्वेश्चन आते हैं भाई, मोलैरिटी और मोलैलिटी के कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं। कन्वर्ट करो मतलब एक का दिया होगा, मोलैरिटी एक दी होगी या मोलैरिटी दी होगी और दूसरा टर्म आपको पूछेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन के बेसिस पे, दोनों कंसंट्रेशन के टर्म्स ही हैं, ठीक है। समझ में आया, मोलैरिटी समझ में आई, कोई दिक्कत, मोलैलिटी समझ में आई, उसका छोटा भाई। अब चाचा वाले भाई, चचेरे भाई की बारी है, ठीक है, वो अंकल का लड़का होता है ना, वो अंकल का लड़का नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी के अंकल बड़े पापा का लड़का नॉर्मेलिटी, अंकल का या बड़े पापा का लड़का, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कहता है सर इसमें, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो लेंगे लेकिन एक चीज़ आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज़ आ गई कि इस बार हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लगाएंगे। जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ एक लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हैं, ये डिफाइन करता है नॉर्मेलिटी। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान से देखिए, ठीक है, सिंपल सा नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी को डिफाइन करने के लिए नॉर्मेलिटी,
ठीक है, नॉर्मेलिटी हो जाएगा सर नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, अभी बता रहा हूँ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा अगर जिसको नहीं पता है। ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व हैं, किसके, सॉल्यूट के, ठीक है, सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व हैं यही बताएगा। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम, जैसे नंबर ऑफ मोल्स हैं वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलता है, इक्विवेलेंट निकाला जाता है ऐसे गिवन मास, जैसे वहाँ गिवन मास अपॉन मोलर मास कह देते हो, वैसे यहाँ गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है, ठीक है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब कहोगे सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ बाबू, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होगा, ठीक है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, या हाँ वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, इसको कहते हैं एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, कुछ भी कहोगे, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास और मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो वैलेंसी फैक्टर डिफाइन ऐसे करते हैं, देखिए वैलेंसी फैक्टर का मतलब होता है, देखो वैलेंसी फैक्टर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये डिफाइन करता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई सोल्यूट है, ठीक है, तो सोल्यूट डिजॉल्व होने के बाद अपने ऑइंस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, तो कितने ऑइंस में ब्रेक हुए हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या कुछ भी हुआ है वो डिफाइन करता है वैलेंसी फैक्टर। जैसे मान लीजिए HCl था, ठीक है, HCl था, इसको हमने क्या किया, डिजॉल्व किया, तो ये H प्लस और Cl निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक एक चार्जेस आए ना, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। वाइल अगर हम H2SO4 ले रहे हैं, ठीक है, और ये डिजॉल्व हो रहा है तो बनाएगा क्या, ये 2H प्लस आयन और SO4 पे 2 निगेटिव आएगा, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या मान लीजिए हमने ले लिया MgOH, कोई सॉल्ट और ले लिया, या ए सॉल्ट ले लिया, ठीक है, जैसे हमने ले लिया MgCl2, तो MgCl2 टूटेगा तो Mg प्लस बनाएगा, Mg2 प्लस बनाएगा और प्लस 2Cl निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कितने ट्रांसफर हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है 2 n की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी। जितने चार्जेस आएंगे वो वैलेंसी फैक्टर को डिफाइन करता है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है। तो वैलेंसी फैक्टर इस तरह से डिफाइन होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, या नंबर ऑफ चार्जेस कितने आ रहे हैं उससे डिफाइन होगा। समझ में आ गया ना, अगर नहीं समझ में आए एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर अभी कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा मैं आगे जाके, आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर ये हो गया। अब देखो यही चीज़ हमें यहाँ रखनी है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, फाइनल फॉर्मूला बनाता हूँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा मोलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर, ऊपर चला जाएगा तो n ऊपर चला गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर्स में, ठीक है। समझ में आ रही बात। अच्छा ये कुछ दिख रहा है, ये नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास को WB से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मोलर मास को WMB से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई n है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम किस में रख दें हम, वॉल्यूम इन लीटर्स रख दें, ml रख दें, तो ml में रखेंगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा और वॉल्यूम किस में आ जाएगा, ml में आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अच्छा कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है सर, इसी को तो आपने मोलैरिटी से डिफाइन किया था। किसको डिफाइन किया था, ये तो फाइनल फार्मूला बना ना, फाइनल फार्मूला बना कि नहीं सर, फाइनल फार्मूला बन गया। फाइनल फार्मूला हमारा नॉर्मेलिटी का तो ये होगा, लेकिन मुझे कुछ बातें यहाँ पे दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं, तो दिख ये रहा है, मैं यहाँ साइड में आपको बताता हूँ, रुकिए, वेट अ मिनट, दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो सिंपल सा कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB, सॉरी n फैक्टर को आगे कर दें तो n फैक्टर यानी वैलेंसी फैक्टर इंटू WB अपॉन MB, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 अपॉन
वॉल्यूम इन ml आया है, आया कि नहीं। और यहाँ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई, ये पूरा कुछ दिख रहा है सर, ये पूरी वैल्यू कुछ दिख रही है, यही तो मोलैरिटी में डिफाइन की थी। तो नॉर्मेलिटी के यहाँ इसकी जगह मोलैरिटी रख सकते हैं कि नहीं। तो हमें फॉर्मूला मिल गया नॉर्मेलिटी में केवल एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सॉरी मोलैरिटी में एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मेलिटी आपको मिल जाती है। और नॉर्मेलिटी का जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, तो यूनिट हो जाएगी सर, यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्वेलेंट पर लीटर, ये वैलेंसी, ये यूनिट हो जाती है इसकी। क्लियर हुआ, समझ में आई बात, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है ना। चलिए फिर आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन में कोई आपको सोल्यूशन दिया गया, मान लीजिए, ठीक है, मैंने एक सोल्यूशन दिया, अब मुझे पता करना है, मैंने एक सोल्यूशन दिया, इसमें दो चीज़ें प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है सर? ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है। ए क्या है? ए है सॉल्वेंट। हमेशा ए को मैं सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट करूंगा और बी को मैं सॉल्यूट से रिप्रेजेंट करूंगा। एनसीईआरटी भी ऐसा ही करता है, 1 से रिप्रेजेंट, अगर 1 लिखा रहेगा तो 1 का मतलब है सॉल्वेंट और 2 लिखा है तो उसका मतलब है सॉल्यूट। तो ए और बी से भी वही नाता रिश्ता उसी तरह का है। अब मुझे पता करना है कि ए की कितने मोल्स फ्रैक्शन में कितने प्रेजेंट हैं और बी के मोल्स कितने प्रेजेंट हैं फ्रैक्शन में। तो मान लीजिए ए के N1 मोल्स हैं, ठीक है, N1 मोल्स हैं, Na मोल्स हैं और B के Nb मोल्स हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना होगा A का, तो मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जिसके मोल्स निकालने हैं वो अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है, Na अपॉन Nb। और जिसके दूसरे का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ये भी हो जाएगा कि जिसके मोल्स निकालने हैं अपॉन Na प्लस टोटल मोल्स, ठीक है। ये बताता है किसको, ये मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करता है कि जिसके मोल्स निकालने, जिसके मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स हो जाएंगे सर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई। तो जिसके मोल्स निकालने हैं अपॉन टोटल मोल। अच्छा, इन्हीं दोनों मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दें, मोल फ्रैक्शंस को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो सर क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये काई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, Na अपॉन Na प्लस Nb, और ये क्या है, Nb अपॉन Na प्लस Nb, हाँ, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1 आ गया। मतलब इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब अगर जितने कंपोनेंट हैं सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया जाए तो उन सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, यूनिटी के इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सी भी होता, तो उस केस में एक्स ए काई बी प्लस काई सी जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए था। यानी अगर दो ही लिए गए हैं ना, अगर 2 ही यहाँ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे कंपोनेंट का 1 माइनस कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना सर, कर सकते हैं ना सर। समझ में आया? तो मोल फ्रैक्शन किसी भी सोल्यूशन का निकालना है तो उसके मोल अपॉन टोटल मोल, उसके मोल अपॉन टोटल मोल्स, ऐसे ही करेंगे। यही मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमेशा ये टर्म्स ऐसे ही दिए रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ होती है मोल्स के लिए, मैं यहीं डिफाइन कर दे रहा हूँ। मोल्स के लिए एक और चीज़ होती है कि अगर देखो कुछ टर्म्स, कुछ चीज़ें हैं जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या टर्म्स हैं? जैसे कभी कभी जब कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन होते हैं ना, तो कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करने में ऐसे बोल देता है, एक मोलर। अगर एक मोलर बोला है तो इसका मतलब मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी कितनी है। मोलर अगर लिखा है तो मोलर का मतलब मोलैरिटी बता रहा है, और मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर ऐसे लिख दिया सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब हो जाएगा, सेमी मोलर लिखा है तो सेमी मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू हाफ या 0.5। समझ में आ रही बात? अगर ऐसे डेसी मोलर लिखा है, डेसी मोलर, तो डेसी मोलर का मतलब क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर यहीं पे थोड़ा सा और चेंज कर दिया, अब आपको बोल दिया सेंटीमोलर, देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सेंटीमोलर बोल दिया तो सेंटीमोलर का मतलब 1/, मोलैरिटी कितनी होगी 1/100, या फिर इसी को लिख सकते हैं 0.01।
ठीक है, अगर आपसे मिली मोलर बोल रहा है, मिली मोलर बोल रहा है, ठीक है, तो उस केस में मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/1000 और इसकी वैल्यू आएगी 0.001। समझ में आ रही बात। ऐसा ही केस मोलल के केस में आएगा, मोलल और नॉर्मल के केस में आएगा। ठीक है, अगर आपसे मोल 1 मोलल बोल रहा है तो यहाँ पे यही केस किस में आ जाएगा, सेमी मोलल बोलेगा। ठीक है, और क्या बोल सकता है, सेमी नॉर्मल बोलेगा। क्वेश्चन में आते हैं ये सब, सेमी नॉर्मल। और क्या बोल सकते हैं इसके लिए वही डेसी मोलल, डेसी नॉर्मल, ठीक है, सेम एज, ठीक है, सेंटी मोलल, मोलल और सेंटी नॉर्मल। समझ में आ रही बात, सेंटी नॉर्मल। ऐसे ही मिली मोलल, मिली नॉर्मल, ठीक है, ये बोल देगा। उसके अलावा एक और चीज़ मैं डिफाइन करना चाह रहा था, एक और चीज़ क्या डिफाइन है, मान लीजिए कभी कभी मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट्स का नहीं दिया जाता, सीधे सीधे आपसे बोल देगा कैलकुलेट द मोलैरिटी, calculate the molality of solution, ठीक है, having two components, ठीक है, one's mole fraction is, या solutes in which mole fraction of solute is, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज 1/31। ऐसे दे दिया क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1/131। अब यहाँ से यहाँ डायरेक्टली लगाना है आपको। डायरेक्टली क्या करना है सर, डायरेक्टली ये करना है कि सिंपल सा यहाँ से समझ जाओ, सीधे समझ जाओ कि 1/131 दिया है ना, ठीक है, तो ऊपर वाले जो होते हैं वो किसके मोल्स होते हैं, सोल्यूट के। तो सीधे समझ जाओ कि ऊपर वाला मोल 1 है और 1 + 30 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऊपर वाले मोल्स सोल्यूट के, यहाँ भी मोल्स सोल्यूट के, और ये क्या किसका मोल्स हो जाएगा, सॉल्वेंट का मोल हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो सीधे क्या करना है, अगर ऐसे फ्रैक्शंस दिए हैं तो सीधे ऐसे ही डिराइव कर देना है, तुरंत मोल्स पता चलेंगे। और मोल्स पता चल गए, अच्छा मोल्स पता चल गए सॉल्वेंट के, तो वाटर होगा, वाटर के साथ सोल्यूशन बनाया गया, तो वाटर का सोल्यूट अपन मोलैलिटी निकालनी है, तो वही नंबर ऑफ मोल्स पता है, इसके यहाँ से मास निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, तो ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट रख देना, ठीक है, मोलैलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। अगर यहीं 2/7 लिखा होता तो 2/7 को ऐसे लिख देते, 2/5 + 2, ठीक है। ये मोल्स और ये मोल्स सोल्यूट के होंगे, ये सॉल्वेंट का होगा। समझ में आया, क्योंकि उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स यही तो होता है, ठीक है। अगर यहीं 9/11 होता तो हम कर देते सर 9/9 + 11 9 + 2, तो उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। समझ में आ रही है, फ्रैक्शन समझ में आ रहा है ना तोड़ना, तो ऐसे ही फ्रैक्शन तोड़ना है। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? पार्ट्स पर मिलियन ये यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, मान लीजिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और उसमें कहीं कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बहुत लिमिटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो उनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे आपसे कह दिया गया कि हमारा एक कॉन्टेमिनेटेड वाटर है, बहुत खराब गंदा सा पानी है, उस गंदे वाटर में क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो क्लोरोफॉर्म जो प्रेजेंट है उसका इतना मास प्रेजेंट है, इतने बहुत सारे लीटर्स में, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो बताओ, ठीक है, तो सिंपल सा है कि बताओ कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो कितना पार्ट्स पर मिलियन होगा। तो यानी 1 मिलियन पार्ट में उसके कितने पार्ट हैं, 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स में मान लीजिए 1 मिलियन पार्टिकल्स हैं, तो उस 1 मिलियन पार्टिकल्स में उसके कितने पार्टिकल्स हैं। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है? 1 मिलियन पार्टिकल्स में उसके कितने पार्टिकल्स, सोल्यूट के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये डिफाइन करता है पार्ट्स पर मिलियन,
ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कंटामिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, तो कंटामिनेशन ऑफ वाटर यानी क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, तो मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया ऐसे कि 15 ppm, तो 15 ppm का मतलब क्या हो जाएगा, 15 ppm का अगर ग्राम में बाई मास लिख दिया, बाई मास लिख दिया हमने, बाई सिंपल सा बाई मास, ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब हो जाएगा कि सर 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड है 10⁻6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। समझ में आ रही बात, यानी इतने पार्ट मिलियन, इतने मिलियन में, मिलियन ग्राम में इतना ग्राम सोल्यूट का प्रेजेंट है, इसी को पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। समझ में आया, यानी इसका पीपीएम का जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻6, क्योंकि मिलियन में है ना, 10⁻6, तो मिलियन का ये फॉर्मूला बनता है। या फिर पीपीएम का एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई 10⁻6, ठीक है। अगर ये किसके लिए लगाएंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला किसके लिए लगाएंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे, ठीक है, दूसरा वाला फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करने हो, 1 मिलियन पार्टिकल में टोटल पार्टिकल दिए हो तब लगाते हैं। और मास कब लगाएंगे, ये मास वाला कब लगाएंगे, जब मास दिया हो, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट, अगर मास दिया तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻6, तो वो जो आएगी वैल्यू वो पार्ट्स, उतने पार्ट्स पर मिलियन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आ रहा है तो ऐसे ही डिफाइंड है कि इतने पार्टिकल्स पर मिलियन पार्टिकल्स में प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है। तो ये डिफाइन कौन करता है, ये डिफाइन क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन ही तो डिफाइन कर रहा है, ये भी और ये भी दोनों कंसंट्रेशन ही तो डिफाइन कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, ये दोनों चीज़ें हमें क्या डिफाइन कर रही हैं, कंसंट्रेशन डिफाइन कर रही हैं। ऐसे पार्ट्स पर बिलियन होता है, तो पार्ट्स पर बिलियन में क्या हो जाएगा, 10⁻, वहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है, पर बिलियन 10⁻, मिलियन है ना, तो 5 6 10 बिलियन होगा तो 10⁻8 हो जाएगा, 10⁻8 ना, 1 बिलियन कितना होता है, हाँ 10⁻8 हो जाएगा, 2 और बढ़ेंगे। समझ में आ रही बात, तो बिलियन 1 करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ का 1 बिलियन होता है, तो 10⁻6 10⁻8 हो जाएगा वहाँ पे 1 बिलियन, ठीक है। तो पर पार्ट्स पर बिलियन के लिए हम 10⁻8 से मल्टीपल, मतलब सब कुछ यही सेम है, बस पी लगा देना है और 10⁻8 लिख देना है, तो वो पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा। वहाँ पे भी कंसंट्रेशन डिफाइन की जाती है, लेकिन मोस्टली यूज जो होता है वो कंसंट्रेशन टर्म पीपीएम यूज होता है, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर हुआ, समझ में आई। तो ये पूरा सिस्टम था, ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारे, किसका कॉन्सेप्ट था, ये सब कॉन्सेप्ट जितना हमने बताया ये सब था कंसंट्रेशन टर्म। अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन विच हैज़ कंसंट्रेशन ऑफ 200 ppm। 200 ppm का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन 200, देखो ppm बोला है तो 200 का मतलब हुआ सर 200 ग्राम प्रेजेंट होगा 10⁻6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है। मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी, यहाँ पे मोलैलिटी होगा, ठीक है, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, कैल्शियम कार्बोनेट का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है हमको, 10⁻6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, हाँ सोल्यूशन है, और यहाँ पे सॉल्व ये दिया हुआ है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कर लो, क्या करोगे सर, हमें मोलैलिटी पता करने के लिए तो सॉल्वेंट के मास की ज़रूरत होती है। यहाँ तो सोल्यूशन का मास दिया है और 10⁻6 दिया है, इसमें से 200 घटा दो। अरे बाबू ध्यान से देखो, इसमें से घटाने से काम चलेगा, हाँ माइनस होगा, इतनी छोटी वैल्यू, ये भी ग्राम्स में है, ये भी ग्राम में है, ठीक है, क्या बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो नेगलेक्ट का नहीं कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ सीधे सीधे मान लेंगे कि वही मास ऑफ, यही जो है 10⁻6 यही मास ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, ये डायरेक्टली मान लेंगे। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है क्या, WB वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन
10 टू द पावर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, इन ग्राम्स, ठीक है, 10 टू द पावर 6 इन ग्राम्स, ग्राम्स हो जाएगा। तो वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ पे रख दो, कितना आ जाएगा, कैल्शियम का 40 प्लस 12, 40 प्लस 12 52 हो जाएगा, और 16 3 जा 48 यानी 100 अपॉन सॉरी 200 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, और 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो 10 टू द पावर 3 आ गया, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरोस गया, यानी 2 अपॉन 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। और 10 टू द पावर 3 आया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.002 मोलल, मोलल। समझ में आया, समझ में आया, मोलैलिटी हमारी फाइंड आउट हो गई डायरेक्टली। क्लियर। तो आज हमें बस इतना ही पढ़ना था, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और एनर्जी के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो मैं बता दे रहा हूँ, पूरी रीडिंग करके आनी है, पढ़ के आना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, इसको पूरा मैं बताऊंगा। वेपर प्रेशर स्टार्ट करेंगे, फिर आगे की चीज़ें स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गए हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइएगा, डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, पढ़ते रहिए, ठीक है।